Hello all my dear students, welcome back again on my YouTube channel Literature's World। मैं हरप्रीत सिंह ब्राड आपका स्वागत करता हूँ। आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ ऑफ राजस्थान स्टेट। इफ़ यू हैव एनी इंक्वायरी देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ID। आज की हमारी वीडियो, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, आर्थिक समीक्षा 2023-24, इसमें से टॉपिक कृषि को हम कंप्लीट करेंगे। देखा जाए तो इस आर्थिक समीक्षा में चैप्टर नंबर 9 पे कृषि का टॉपिक दिया हुआ है, बट जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एक चैप्टर 22-23 पेज के अंदर के अंदर है। अब 22-23 पेज को पढ़ना हमें काफ़ी मुश्किल लगता है, हम कई बार इसको छोड़ भी देते हैं। मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जो हमारे काम के फैक्ट हैं उनको अच्छे से समझाने की कोशिश मैं करूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये चैप्टर शुरू होता है 9। अब इसके अंदर पूरा नहीं पढ़ना, हमारे जो काम की चीज़ है। पहली लाइन के अंदर इम्पोर्टेंट है, कृषि की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, देखो कृषि के अंदर आगे 3 पार्ट बनाए गए हैं कि कृषि के अंदर आपका पशुपालन भी आएगा, आपका मत्स्य पालन भी आएगा और क्रॉप यानी फसलें भी आएंगी। इन तीनों को मिला के ये बोलते हैं कृषि। यानी ये चैप्टर हम पढ़ेंगे तो कृषि 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। पशुपालन पढ़ना होगा, मत्स्य पालन पढ़ना होगा और क्रॉप फसलों को पढ़ना होगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है, पहला पॉइंट, कृषि क्षेत्र में प्रति वर्ष औसत 4.18% की वृद्धि हुई है। इन तीनों सेक्टर को मिलाकर, पशुधन, मत्स्य पालन और आपका क्रॉप, इनको मिला के कह दिया कृषि क्षेत्र। तो पिछले 5 वर्षों में कृषि क्षेत्र के अंदर 4.18% की वृद्धि हुई है। अब ये पॉइंट याद रखना, याद, 4.18%। अगला पॉइंट इसी में ही है कि देश में खाद्य अन्न के पर्याप्त भंडार हैं, जिसमें से लगभग 40% हिस्सा 2/3 आबादी को निःशुल्क वितरित किया जाता है। मतलब कि देश के पास, कंट्री के पास मान लो 100 क्विंटल अनाज है, उसमें से 40% अनाज को, खाद्य अन्न को 2/3 यानी कि 66% जनता को फ्री में बांटा जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि 40% हिस्सा 2/3 आबादी में निःशुल्क वितरित किया जाता है। भारत अपने खाद्य अन्न का 7% से अधिक हिस्सा निर्यात करता है। अब जितना भी खाद्यान्न हमारे पास होता है, उसका 7% हिस्सा हम बाकी कंट्रीज को बेचते हैं, निर्यात करते हैं। तो ये पॉइंट याद रहेंगे, 4.18% की वृद्धि हुई है, 40% हिस्सा हम फ्री में बांटते हैं 2/3 जनता में, 7% हिस्सा हम बेचते हैं अनाज का। तो इसमें सिर्फ यही पॉइंट था। अब इसके बाद में शुरू होता है परिचय। परिचय के अंदर काफ़ी क्वेश्चन हैं। 9.1 ये पॉइंट शुरू होता है। इसमें आपको याद रखना है कि भारत कृषि क्षेत्र का लगभग 42.3% आबादी को आजीविका सहायता प्रदान करता है। यानी कि भारत के अगर मान लो 100 लोग हैं तो 42.3 लोग अपनी आजीविका कृषि से कमाते हैं। कोई खेतीबाड़ी करता है, कोई पशुपालन करता है, कुछ भी करता है। तो कृषि का नाम लिया गया है। कृषि के मैं बताया था 3 पार्ट बनेंगे। तो 42.3% आबादी कृषि से अपनी आजीविका चलाती है, 42.3। फिर 18.2% हिस्सा है कृषि का, किसके अंदर? देश के सकल घरेलू उत्पाद के अंदर। देश का सकल घरेलू उत्पाद के अंदर इस क्षेत्र का, कृषि का 18.2% हिस्सा है। 100% मान लो सकल घरेलू उत्पाद है, तो कृषि क्षेत्र से जो आता है वो आता है 18.2%। अब आगे जो पॉइंट वही रिपीट कर दिया कि भाई 5 वर्ष में उछाल देखने को मिला है, ओस निकाली गई 4.18% की। ये वही टॉपिक पॉइंट द्वारा रिपीट कर दिया। इसके बाद में आपको इस पैराग्राफ में आपको जो चीज़ देखनी है वो लिखा हुआ है नीचे कि 2023 के अंतिम अनुमानों के अनुसार कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 1.4% रही। यानी कि जो पिछला ये जो साल है 23-24, देखो 24 में आर्थिक समीक्षा आई है, तो पिछले साल का हिसाब किताब दे रहे हैं सारा। तो पिछले साल कृषि क्षेत्र के अंदर, फार्मिंग के अंदर 1.4% रही थी, बट उससे पिछले साल 22-23 के अंदर 4.7 थी। और इसका ये अभी मतलब कम होगी,
तो कम होने का ये कारण बताते हैं कि एक तो अल नीनो का प्रभाव रहा और फसल वो बारिश वगैरह टाइम पे नहीं हुई। ठीक है, ये अल नीनो कारण बताया गया है, भी फसल कम हुई है। और हमें पता है कि पिछली बार काफ़ी बारिश हो भी गई थी, है ना। अल नीनो का प्रभाव था, लेट हुई थी या ऐसा कुछ जो भी मान लो, पूरे ओवरऑल इंडिया की बात ये कर रहा है। अपने काम की बात ये है कि 23-24 के अंदर कृषि कितना था, 1.4%, और उससे पिछले साल 4.7। इसके बाद में पॉइंट है कि पशुधन और मत्स्य पालन में काफ़ी इनको बढ़ोतरी देखने को मिली है। वो लिखा हुआ है आगे कि कृषि जो मतलब जो कृषि है 100% जो है, उसके अंदर पशुपालन का हिस्सा कितना है, मत्स्य पालन का कितना है, और अपनी फसलों का कितना है, वो सारे पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ ऊपर की 3 लाइनों के अंदर। अब ये कंपेयर कर रहे हैं 2014 से 15 में, मतलब कि 2014-15 के अंदर पशुपालन कितना था, मत्स्य पालन कितना था, फसलें कितनी थी, और 22-23 में कितनी रही। तो अब यहाँ से पढ़ोगे तो उलझ जाओगे किसमें क्या चीज़ है। इसको ऐसे दिमाग में रखो कि 2014-15 के अंदर पशुपालन था 24.38, ये बढ़ के हो गया 30-23, बढ़ने का मतलब 22-23 में। जो मत्स्य पालन था वो 4.44% था और बढ़ के हो गया 7.25। ये दिख रहा है कि लोग पशुपालन में और मत्स्य पालन में थोड़ा ज़्यादा काम करने लग गए। यही कारण देखो कि भाई फसलों का क्या था, 2014-15 के अंदर जो फसल थी, जो फसलों का हिस्सा था कृषि के अंदर क्षेत्र था, वो 61.75 था, और 22-23 में कितना रह गया, 55.28, यानी कि कमी आई है, फसलों के अंदर कमी आ गई। लोग पशुपालन मत्स्य पालन करने लग गए। अब कॉमन सी बात है कि भैया फसलें बर्बाद हो जाती है तो हम कोई ना कोई और काम शुरू करते हैं। तो बाकी आपको तो यहाँ पे फैक्ट याद रखना है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। पशुपालन 24-38 था, बढ़ के हो गया 30-23। मत्स्य पालन 4-44 था, बढ़ के हो गया 7-25। फसल 61-75 था, 61.75%, वो कम होके हो गया 55.28। इसके बाद में 9.2 पॉइंट में आपको याद रखना है सिर्फ एक बात कि भारत चावल, गेहूं, कपास और गन्ना में दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि दूसरे नंबर पे आता है 4 फसलों के अंदर, चावल, गेहूं, कपास और गन्ना। और दूध, दाल और मसालों में सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि नंबर 1 पर है। दूध में, दालों में और मसालों में भारत की बात ये कर रहा है। तो यहाँ पे यही पॉइंट था। अब यहाँ पे स्लाइड दिखाई गई है, इसमें आपको देख लो, ग्रीन कलर में क्रॉप दिखाई, फसलें दिखाई गई है, ब्राउन कलर के अंदर लाइफ स्टॉक यानी कि पशुधन दिखाया गया है, और ब्लू कलर के अंदर दिखाया गया मत्स्य पालन भी कौन कितना बड़ा। और ये बिल्कुल डार्क नीले रंग की जो लाइन है ये दिखा रही है ओवरऑल कृषि को, कृषि क्षेत्र को। अगला पॉइंट, इस पॉइंट में आपको याद रखना है कि किसानों की आय दुगनी करने संबंधी रिपोर्ट 2016 की सिफारिशों के अनुरूप, मतलब कि रिपोर्ट कब आई थी, किसानों की आय दुगनी करने संबंधी रिपोर्ट आई 2016 के अंदर, बस इतना याद रखना है। फिर याद रखना है कि 2018-19 में अखिल भारतीय पारित औसत उत्पादन लागत का 1.5 गुना MSP तय करने का निर्णय किसानों को सुनिश्चित लाभकारी मूल्य प्रदान करने की दिशा में एक कदम था। यानी कि अखिल भारतीय पारित औसत उत्पाद लागत का 1.5 गुना MSP देने का निर्णय 2018-19 में लिया गया था। इसके बाद में बिल्कुल लास्ट लाइन में, ये तो आपको पता ही है कि किसानों को भाई 6,000 रुपये पूरे साल के मिलते हैं, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट लाइन में दिया गया है कि ई राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसे ई नाम कहते हैं, ई से तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक, ईमेल कर दो, ऑनलाइन जो भी कर दो, इलेक्ट्रॉनिक, और राष्ट्रीय के लिए एन आ गया, ए के लिए एग्रीकल्चर, और आपका सी से एम से मार्केट, ये बन गया ई नाम। एक डिजिटल पहल की शुरुआत की गई। इसके जरिए क्या होता है कि किसान ऑनलाइन अपना फसल वगैरह कुछ भी अपनी चीज़ें बेच सकता है, ऑनलाइन ही लेन देन करता है। तो आपको ई नाम का फुल फॉर्म याद रखना है, ई नाम का फुल फॉर्म, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। अगला पॉइंट 9.4 के अंदर, इस पॉइंट में आपको, इस पैराग्राफ को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, एक पशुपालन और दूसरा मत्स्य पालन। पशुपालन के लिए 3 मिशन शुरू किए गए। पहला मिशन शुरू किया गया राष्ट्रीय गोकुल मिशन, दूसरा राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन, तीसरा राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, ताकि पशुपालन को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये तीनों मिशन किससे लिंक हैं, पशुपालन से।
दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे लिंक करना है आपको मत्स्य पालन से। अब मत्स्य पालन के लिए आपको 3 पॉइंट दिमाग में रखने हैं। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाएंगे उनके लिए जो खर्च आएगा, जिसका कुल निधि आकार क्या होगा, 7.52 हज़ार करोड़ रुपए। मत्स्य पालन के लिए 7.52 हज़ार करोड़ रुपए। दूसरा पॉइंट कि 2020 के अंदर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई थी। ये पूछने के क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब शुरू की गई, 2020 के अंदर। तीसरा पॉइंट मत्स्य पालन के अंदर आपको याद रखना है कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, प्रौद्योगिकी संरक्षण को सक्षम करना, इष्टतम जल प्रबंधन को बढ़ावा देना, ताकि 2021 और 22-23 में मछली उत्पादन में 7.4% की औसत वार्षिक वृद्धि को हो सके, ताकि मत्स्य पालन को हम साल का 7.4% बढ़ा सकें। तो 2 पॉइंट मोटे तौर पे डिवाइड कर लिया, पशुपालन और मत्स्य पालन। एक को 3 पॉइंट दे दिए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पशुपालन के लिए क्या है, 3 पॉइंट, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम। मत्स्य पालन के लिए रुपए, पहला पॉइंट है 7.52 हज़ार, फिर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020, और कितनी वृद्धि हो सके, लक्ष्य क्या रखा गया, 7.4%। अगला पॉइंट है 9.5। यहाँ पर बताया गया है कि कृषि उत्पादन भी किसमें कितना उत्पादन हुआ फसलों में। पहला पॉइंट 22-23 में खाद्य उत्पादन 329.7 मिलियन टन के, मतलब कि 329.7 मिलियन टन हुआ था 22-23 में, और ये 23-24 में कम हो गया, ये हुआ 2328.8 मिलियन टन। यानी कि खाद्य अन्न जो 22-23 में 329.7 मिलियन टन थे वो कम हुए 23 और 24 के अंदर 328.8 मिलियन। इसका कारण ये बताते हैं कि खराब मौसम था, मानसून लेट आई। और ये कह रहे हैं कि तिलहन का जो उत्पादन था, तिलहन तेल वाली फसलें जैसे मूंगफली हो गई, सरसों हो गई, सोयाबीन हो गया, इनका जो उत्पादन था वो था 41.4 मिलियन टन। सीधा पूछे खाद्यान्न कितना था भाई, 22-23 की बात कर रहा है। 22-23 में तो खाद्यान्न 2329.7 मिलियन और तिलहन 41.4, और 23-24 में खाद्य उत्पादन हो गया, कम हुआ 328.8 मिलियन टन, और तिलहन में ये कहते हैं कि थोड़ी सी वृद्धि हुई थी, मामूली सी 1% की। पोषक अनाज में पिछले वर्ष की तुलना में 1% की मामूली वृद्धि हुई। अभी वृद्धि जैसे कि तुरहर में, तुअर होती है आपके, जैसे अरहर बोलते बने, अरहर का उत्पादन कितना था, 33.12 लाख प्रतिशत था 22-23 में, और 23-24 में कितना हुआ, 33.85। तो ज़्यादा कोई बड़ी, एक मामूली सी वृद्धि हुई है 1% की, भी 33.12 से 33.85 हो गया तुरहर। बाकी ये कह रहे हैं कि इसका अनुमान है कि अभी कटाई चल रही है अरहर की। फिर इसने बात की है मसूर की। मसूर के अंदर ये कह रहा है कि इसका उत्पादन 17.54 लाख टन होने का अनुमान है। कितना, 17.54 लाख टन। पिछले साल ये 15.59 लाख था, मतलब कि इस साल 1.95 लाख टन अधिक है। किसका, मसूर का। अब जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, ये सारा इसने ऑयल सीड दे दिए, श्री अन्न दे दिया, और पल्सेस दे दिया, और फूड ग्रेन ने यहाँ पे डायग्राम में दिखा दिया भी किसमें कितना है। अगला पॉइंट 9.6 है। इसमें ज़्यादा पैरा तो काफ़ी लेंथी था, बट अपने काम की चीज़ है कि इसके अंदर MSP दिया गया है फसलों को, किस फसल को कितने % MSP दिया गया उसकी बात यहाँ पर करेंगे, क्योंकि ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आया था, उसके तहत MSP दिया गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दालों में मसूर को उत्पादन लागत से 89% अधिक, यानी कि मसूर को 89%, तुर को, अरहर को 58%, मोटे अनाज बाजरा जैसे बाजरा हो गया इनको 82%, कुसुम और सोयाबीन इनको 52%, चावल और गेहूं को तथा दलहन को तिलहन के उत्पादन के बीच संतुलन को दूर करने के लिए इसे जारी रखने की आवश्यकता है। अब ये कह रहे भी चावल और गेहूं और तिलहन और दलहन में बैलेंस बना रहे, क्योंकि अगर MSP मिलेगा, अच्छा रेट मिलेगा, तो लोग
तिलहन हो गया, दलहन हो गया, ऐसी फसलों को बोएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए दोबारा रिपीट करता हूँ, सबसे ज़्यादा किसको दिया गया, हालांकि आगे और पॉइंट निकल के आएगा। सबसे ज़्यादा तो आपको मिलेगा सरसों में, सरसों पे दिया गया 98%। देखो 9.7 में नीचे नीचे लिखा हुआ है, सरसों के लिए लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 22-23 में लागत से 98% अधिक था, 98% सरसों में। उसके बाद में नंबर लगा है आपका दाल का, मसूर का 89%, फिर लगा है आपका बाजरा का 82, फिर नंबर आता है आपका तूर का, अरहर का 58, और उसके बाद में नंबर आता है आपका सोयाबीन का 52%। तो वीडियो पॉज करके थोड़ा ध्यान से कॉपी में कहीं पे लिख लो, फसल का नाम लिखो और आगे लिख दो इतने % MSP। अगला पॉइंट 9.7, इस पॉइंट के अंदर बताया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वनस्पति तेल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन एवं पाम ऑयल 2018-19 से चला रही है, लागू कर रही है, इसको चला रही है। अब तिलहन यानी कि तेल वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल सरकार ने क्या किया, उनके लिए अब ये कानून लेके आई, लागू किया गया। इसी का प्रभाव ये देखने को मिला कि 2014-15 के अंदर जो तिलहन का उत्पादन था वो 25.7 मिलियन हेक्टेयर में था, जो इसका एक एरिया था 25.60 मिलियन हेक्टेयर, और 23-24 में ये हो गया 30.8 मिलियन हेक्टेयर हो गया। मतलब ये वृद्धि दिख रही है 17.5% की वृद्धि तेल, वनस्पति तेल के क्षेत्र में। तिलहन वाली जितना भी फसलें हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए। और देखो सरसों पे MSP दे दिया तो लोगों ने सरसों को बोया, तो तेल वाला क्षेत्र बढ़ गया। 15 में कितना था 25.60, बढ़ के हो गया 30.8, ये वृद्धि है 17.5% की। ये कह रहा है कि 2015-16 के अंदर हमारे पास जो घरेलू उपलब्ध, हमारे पास जो तेल था उपलब्ध था वो 86.30 लाख टन था, जो कि 23 में बढ़ के हो गया 121.33 लाख। भी सरसों ये तेल वाली फसलें बोई गई, पहले लोग कम बोते थे तो तब तो था 86.30 लाख, अब हो गया 121.33 लाख, तो काफ़ी बढ़ गया ना। ये कह रहा है कि हालांकि मांग भी बढ़ गई है तेल की, लोग डिमांड बढ़ गई है, बट फिर भी 2015 के अंदर हम 63.2% आयात करते थे, तेल हम बाहर से मंगवाते थे 63.2%, बट अब देश में ज़्यादा होने लग गया। तो 22-23 के अंदर हमने जो आयात किया, मंगवाया बाहर से, वो ओनली 57.3% ही था। अब ये दिखा रहा है कि पहले डिमांड थी, हमारे पास था नहीं तो हम मंगवाते ज़्यादा थे, अब हमारे पास ऑलरेडी है, हमारे पास उत्पादन ही 121.33 लाख का है, तो अब मंगवाते हैं बट मंगवाने में कमी हो गई है, 57.3% अब हो गया है। बाकी सरसों पे इन्होंने कहा था कि समर्थन मूल्य दिया गया है, कितना दिया गया 98%। सरसों का रेट आप लोगों ने देखा होगा, हम तो राजस्थान से, हमें पता ही है कि सरसों जो 3-4 हज़ार रुपये बिकती थी अब ये 8-9 हज़ार रुपये चली गई थी। हालांकि अब रियल में कुछ और ही सच्चाई होती है ना, वो तो अलग बात है, ये फिर वापस वही 5,000-6,000 बिकती रहती है। बाकी सरकार के ही काम है, आपको हमें तो ये आर्थिक समीक्षा पढ़नी है कि क्या कुछ हुआ। ये पॉइंट 9.8 काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कृषि क्षेत्र में जो लोन वगैरह दिया जाता है, निवेश किया जाता है, उसकी बात यहाँ पर की गई है। अगर लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो बहुत ही इसके अंदर आप पजल हो जाओगे। हमें यहाँ पे काम की बात ये निकालनी है कि यहाँ पर 2 टर्म दी गई हैं, एक है सकल पूंजी निर्माण जिसे शॉर्ट में कहते हैं GCF, एक टर्म आएगी यहाँ पर सकल मूल्य वर्धित जिसे कहा जाएगा GVA। तो GCF और GVA इसकी बात यहाँ पर की गई है, और इसकी बात आपको यहाँ से देखनी है कि 22-23 यहाँ पे देखो ना 22-23, तो यहाँ से आपको पढ़ना है। यहाँ पे ये कह रहा है कि 22-23 में कृषि क्षेत्र का GCF 19.4% की दर से बढ़ा, इस दर से इसकी बढ़ोतरी हुई, जिसका मुख्य कारण बढ़ोतरी हुई। और GVA के प्रतिशत के रूप में GCS 21-22 में 17.7% था, ये GCF बढ़ के कितना हो गया 19.9% हो गया। तो GCF आपका 17.7% था जो बढ़ के हो गया 19.9%। 2016-17 में 2022-23 तक GCF में औसत वृद्धि कितनी हुई है, ये इंपॉर्टेंट, औसत वृद्धि तो पूछ सकता है कितनी हुई है GCF के अंदर, वो हुई है 9.70% की प्रतिशत थी, 9.70। 9.9 जो पॉइंट है इसमें आपको याद रखना है कि ये आय, किसानों की आय दुगनी करने के लिए ये कह रहे हैं कि DFI की रिपोर्ट आई थी। DFI की रिपोर्ट कब आई,
2016 के अंदर, वही हमने ऊपर देखा था, किसानों की आय दुगनी करने के लिए उन्होंने ये संकेत किया था कि 2016-17 से 22-23 की अवधि में किसानों की आय को दुगना करने के लिए कृषि क्षेत्र की आय में 10.4% की वार्षिक दर से वृद्धि होना चाहिए। मतलब कितनी वृद्धि होनी चाहिए, तो वो कहते हैं कि 10.4 हर साल बढ़ना चाहिए कृषि क्षेत्र। ये इनकी रिपोर्ट थी, जिसके लिए अब क्षेत्र बढ़ाने के लिए ये कहते हैं कि 12.5% की वार्षिक वृद्धि दर होनी चाहिए निवेश की, ताकि लोग इसमें पैसा लगाएं। हर साल 12.5% दर बढ़ती रहे निवेश करने वाली, तो चल के किसानों की आय वगैरह दुगनी हो सकती है। इस पॉइंट में यही था। अगला पॉइंट 9 पॉइंट देखो, यहाँ पे 9.9 था, 9.10 मैंने छोड़ दिया, उसके अंदर कुछ खास था नहीं, तो वो मैं बातों को निगलेक्ट करके चलूँगा। 9.12 जो पॉइंट है, इसके अंदर बात की गई है सब्सिडी की, जो हमें सब्सिडी मिलती है। अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें कहा गया है कि निवेश करने के लिए सब्सिडी लोगों को दी जाएगी। पहला पॉइंट तो ये है कि निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने 2024 से एकीकृत कृषि विपणन योजना की, बल्कि ये योजना है एकीकृत कृषि विपणन योजना, उसकी उप योजना जिसका नाम है कृषि विपणन अवसंरचना उप योजना को लागू किया 2014 के अंदर, ताकि निजी निवेश को बढ़ाया जा सके। फिर ये सब्सिडी वगैरह देते हैं, निजी निवेश होते हैं, कंपनियां बीमा करती हैं, सब्सिडी देती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने मैदानी इलाकों के लिए 25% सब्सिडी और पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 33.3। बस अपने काम की बात ये है कि मैदानी इलाकों के लिए 25% की सब्सिडी और पूर्वोत्तर और पहाड़ी इलाकों के लिए 33.33 की सब्सिडी प्रदान की करती हैं। ये जो प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं, बीमा कराना पड़ता है, तो ये बाद में उसको सब्सिडी देते हैं वापस रिटर्न में। अगला पॉइंट यहाँ से याद रखना है कि 30 अप्रैल 2024 तक स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 48,357 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसमें 4,570 करोड़ रुपए की सब्सिडी के रूप में जारी किए गए थे और 20,878 अन्य परियोजनाएं भी प्रगति पर है। इनके लिए 2,084 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में जारी किए गए हैं। तो काफ़ी भी योजना देखो कितनी कितनी है। इसके बाद में आ जाओ नीचे दे रखा है कि 5 जुलाई 2024 तक AIF ने 17, अब यहाँ पे डाटा आएगा, उसको एज इट याद रखना है, रखो तो ठीक है, कोई ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट मेरे को तो लगा नहीं कि इतना डीप कोई पूछेगा, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ, सुन लेना। 5 जुलाई 2024 तक AIF ने 17,196 कस्टम हायरिंग केंद्र, 14,868 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयाँ, 13,165 गोदाम, 2,942 छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयाँ, 1792 कोल्ड स्टोरेज परियोजनाएं और 18,981 अन्य परियोजनाओं को समर्थन करने हेतु 73,194 करोड़ का निवेश जुटाया। इतने पैसे लग गए इन सभी परियोजनाओं को चलाने के लिए। बाकी फिर आप नीचे आ जाओ, PMKYS के तहत 2024 के अंत तक 1,044 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। मार्च 2024 के अंत तक 32.78 हज़ार करोड़ की परियोजनाएं लागत और 9.3 हज़ार करोड़ की सब्सिडी वाली कुल 1685 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है। ये डाटा है भाई, इसको ऐसे याद रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट देखो, ये पॉइंट था 9.12, अब पॉइंट आ गया 9.13। इस पॉइंट के अंदर बताया गया है कि किसानों का जो लोन किसान उठाते थे, पहले गैर सरकारी संस्थानों से उठाते थे, अब बैंकों से, सरकारी संस्थाओं से बैंक लोन उठाया जाता है, क्योंकि लोन उठाने को काफ़ी थोड़ा ईजी कर दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहली बात तो ये कि 89.4% किसान परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। क्वेश्चन बन सकता है कि 2 हेक्टेयर से कम भूमि रखने वाले किसान परिवारों का प्रतिशत कितना है, 89.4%। अगला पॉइंट कि 1950 के अंदर 90% लोग जो ऋण लेते थे, लोन लेते थे, वो गैर सरकारी संस्थानों से लेते थे 1950 के टाइम पे। और अब सरकार कुछ ऐसी योजनाएं लेके आई, ऋण को थोड़ा ईजी कर दिया कि 21-22 के अंदर जो 90% लोग थे 50 वाले, वो कम हो गए, कितने हो गए, 23.40। यानी कि अब 23.40% लोग ही ऐसे हैं जो गैर संस्थानों से ऋण उठाते हैं, जैसे अपने कोई आड़तिया हो गया, जहाँ पे फसल बेचते हैं उससे।
पहले 90% लोग ही किसी ऐसे गांव से कहीं से पैसे पकड़ लेते, ब्याज बहुत ज़्यादा लेते थे, तो अब कम हो गए हैं। फिर यहाँ पे बताया गया कि इस ऋण के जरिए जो ऋण उठाया गया कृषि के अंदर, वो ऋण की लागत कितनी थी? वो लागत थी 22.84 लाख करोड़। इसको आगे डिवाइड किया गया कि 22.84 लाख टोटल था, 13.67 लाख करोड़ तो फसल का ऋण था जो अल्पकालीन ऋण के रूप में दिया गया, और 9.17 लाख करोड़ सावधि ऋण के रूप में आवंटित किए गए थे। अगला पॉइंट कहता है कि किसान क्रेडिट केसीसी को शुरुआत की गई। 31 जनवरी 2024 तक बैंकों ने 9.4 लाख करोड़ की सीमा के साथ 7.5 करोड़ केसीसी जारी किए। तो इतने किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए, 7.5 करोड़, और उन पर किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कितना ऋण दिया गया बैंकों में? तो बैंक जो ऋण दिया वो दिया 9.4 करोड़, किसके जरिए? किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए। एक और उपाय के लिए 2018-19 में मत्स्य पालन और पशुपालन गतिविधियों को कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड को बढ़ाया गया। कब बढ़ाया गया? 18-19 में। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए 31 मार्च 2024 तक मत्स्य पालन के लिए 3.49 लाख किसान क्रेडिट जारी किए गए। मतलब स्पेशली पूछ लेगा कि मत्स्य पालन के लिए कितने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए, तो 3.49 लाख, और पशुपालन के लिए 34.5 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। बाकी पॉइंट अपने काम के नहीं है इतने। 9.15 टॉपिक जो पैराग्राफ दिया है, ये सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी काम की चीज़ बहुत ही कम है, और वो ये है कि 2023-24 में कुल बीमित क्षेत्र, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, यहाँ से 2023 में 2023-24 में कुल बीमित, वो बीमा वगैरह किए, फसलों का बीमा होता है ना आजकल, बैंक में हम कोई लोन उठाते हैं तो साथ में फसल का बीमा हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि 2023-24 में कुल बीमित क्षेत्र 2022-23 में, पिछले साल 22-23 में 500.2 लाख हेक्टेयर था, यानी कि बीमे वाला जो क्षेत्र था ना, एरिया भी, एक कितने भी इतने की हमने इतने किले नरमा बोया है, 7 किले 8 किले उसका बीमा करवाया हुआ है, तो वो हेक्टर की बात कर रहा है, कितने लाख हेक्टर। तो 22-23 में 500.2 लाख हेक्टर बीमा किया गया था एरिया का, हेक्टर एरिया का। ये बढ़ के 23-24 में कितना हो गया? 610 लाख हेक्टर, यानी कि कम से कम 100 लाख हेक्टर एरिया बढ़ गया। लोगों ने बीमा करवाया फसलों का। ये बीमा करवाते क्या ना, मैं बताता हूँ इसका सच्चाई क्या है, कि जो लोग लिमिट उठाते हैं ना, उनके बैंक वाले अपने आप ही बीमा कर देते हैं। अनपढ़ लोगों को पता नहीं चलता कि बीमा हो गया, कि उसके पैसे कटते हैं, और पैसे कटते ज़्यादा है, बीमा आता कम है। तो बाकी सरकारों की नीतियाँ भी, चलो अपने को खैर पढ़ना है कि पहले ये 500.2 लाख हेक्टर था, ये बढ़ के 310 लाख हेक्टर हो गया बीमे वाला इलाका। और देखो ये जो बीमा किया गया, यहाँ पे बताया गया है कि 16-17 से अब तक इस योजना के तहत 5,549.40 लाख किसानों के आवेदनों का बीमा किया गया है। इतने लोगों ने, किसानों ने बीमा करवाया, लगभग 5500 के तकरीबन हो गए, लाख हैं 5,549.40 लाख किसानों ने आवेदन किए बीमा करवाने के लिए। उनके बीमा से सरकार ने कितने रुपए का भुगतान किया बीमे के लिए, इतना बीमा दिया, वो राशि थी आपकी 1,50,589.10 करोड़ भुगतान किया। अब यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि वो बीमा करने के लिए बीमा किसानों से लिया कितना गया, ये बताया कि इतना बीमा दिया गया। अब दिया तो बहुत गया, बट मेरे को लगता है वो देख लो, अगर एक किसान से 10-10, 8-8, 20-20 हज़ार का बीमा लिया होगा, तो उनको अगर दे भी दिया तो है ना, बाकी आप समझ गए बात को। तो इस पॉइंट में अपने काम की बात यही थी। अब यहाँ पे दिया गया टेबल, इसके में बताया गया PMFBY में हाल ही में प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप। 4 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं, चारों के बारे में आपको मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ। डिजी क्लेम पेमेंट मॉड्यूल जारी किया गया। ये क्या करता है कि राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के साथ अंत से अंत तक एकीकृत करने के लिए नया मॉड्यूल लॉन्च किया गया। यह सरकार को पात्र दावों की मात्रा बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किए गए
लाभार्थियों किसानों की जानकारी देता है। भी कितने लोग पात्र हैं, कितने लोगों ने, कितनी कंपनी ने बीमा किया, कितने पैसे बीमे के रूप में दिए गए, वो सारा सरकार को हिसाब किताब देता है। डीजी क्लेम पेमेंट मॉड्यूल। दूसरा है प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज अनुमान, जस तकनीक, ये लेके आए थे। इसमें क्या होता है कि उपज अनुमान तंत्र है, अनुमान लगाता है, भी सीधा अनुमान लगा लेगा कि फसल कितनी होने वाली है डिजिटल तरीके से, ड्रोन के जरिए या कैसे भी कह लो। पहले जाके पटवारी देख के आता था भी कितना नरमा है, कितना कपास है, कितना गवार है। अब डिजिटल तरीके से भी कितना एरिया में हमारा उत्पादन होने वाला है। इसके लिए क्या है कि ये प्रशिक्षण 2 सालों में 100 जिलों में किया गया। इसमें 9 राज्य है, असम, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक और उड़ीसा खरीफ फसल का सीजन में जस तकनीक को लागू कर रहे हैं। खरीफ की फसल में 23 से बस सीधे देखते हैं अपने ड्रोन सिस्टम से, सैटेलाइट सिस्टम से भी कितना एरिया बोया गया। थर्ड पे है मौसम सूचना नेटवर्क। अब मौसम की जानकारी देने के लिए भी बारिश होगी कि नहीं होगी, कितनी होगी, कितनी नहीं होगी, उसके लिए मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम लाया गया। ब्लॉक स्तर पर एक ये मौसम स्टेशन बनाए जाएंगे। अगला पॉइंट है नंबर 4 पे फसलों के वास्तविक समय के अवलोकन और तस्वीरों का संग्रहण। फसलों के क्रॉप की पिक्चर, तो शॉर्ट में बोल दिया क्रॉपिक, एक पहल है जो जीवन के चक्कर में, इसमें क्या कि फसलों की तस्वीरें ली जाती है। इतना एरिया अगर दिखे खराब हो गया तो बीमा दे दो, नहीं तो नहीं। फोटो ली जाती है, फसलें अच्छी है कि बुरी हुई है, तो क्रॉप की पिक्स को कलेक्ट किया जाता है। इस पॉइंट के अंदर बात की गई है मंडियों को लेकर। देश में मंडियों द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाला औसत क्षेत्रफल जो है ना, वो है 434.48 वर्ग किलोमीटर। जबकि राष्ट्रीय किसान आयोग योग की 2006 के अंदर आया था, उसने 5 किलोमीटर के दायरे में विनियमित बाजार की आवश्यकता की सिफारिश की थी। कितने दायरे में? 5 किलोमीटर में। अब यहाँ पे बात है, अच्छा, समरूपी बाजार क्षेत्र लगभग 80 वर्ग किलोमीटर। और नेक्स्ट पॉइंट जो है 18 नंबर पे, उसमें अपने को क्या है कि ई नाम योजना शुरू की गई। ई नाम योजना के तहत ये कहते हैं कि हर एक मंडी को एक तो मुफ्त में सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाया गया और 75 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाती है मंडियों में, ताकि मंडियों को सॉफ्टवेयर लगाया जाए। ई नाम योजना क्या है कि किसान ऑनलाइन अपनी फसल को बेच सकता है घर से कहीं से भी, उसको बीच में व्यापारियों के झमेले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ई नाम योजना के तहत 1.77 करोड़ से अधिक किसान इस पर पोर्टल में दर्ज हुए। किसान कितने हुए? किसानों ने नामांकन किया, इस ऐप को यूज़ किया ऑनलाइन अपना फसलों को बेचने के लिए। 1.77 करोड़ किसान और 2.56 लाख, ये लाख है करोड़ नहीं है, व्यापारी भी पंजीकृत हुए जो फसलों को खरीदते हैं ऑनलाइन सिस्टम के जरिए। भारत सरकार ने 27-28 तक 6.86 हज़ार करोड़ के बजट परिपल्य के साथ 2020 में 1000 FPO बनाने और बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की। 29 फरवरी 2024 तक नई FPO योजना के तहत 8195 FPO पंजीकृत हो चुके हैं और 3325 FPO को 157.4 करोड़ का इक्विटी अनुदान जारी किया गया। 1185 FPO को 278.2 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी कवर जारी किया गया था। अगला पॉइंट 9.19 नंबर पे है। इसमें आपको देखना है कि अलग अलग स्टेट से कितने % लोगों ने ई नाम योजना के तहत किसानों ने अपना नामांकन दर्ज किया, यहाँ पर इसमें विश्वास को जताया। तो यहाँ पर क्या है कि गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और तेलंगाना की बात की गई है। गुजरात में 82%, हरियाणा में 79%, महाराष्ट्र से 64%, तेलंगाना से 89%। सबसे ज़्यादा तेलंगाना से 89, नंबर 2 पे गुजरात 82, नंबर 3 पे गुजरात 79 और नंबर 3 पे हरियाणा 64। मतलब कि सर्वेक्षण किया गया था राज्यों के लिए। लगभग 66% किसानों ने गुणवत्ता प्रशिक्षण परिक्रमा को पारदर्शी पाया। ये जो ई नाम योजना है इसको पारदर्शी पाया कि हाँ ये प्रणाली लेके आए हो ना, सिस्टम ये बढ़िया है। ये यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि किस स्टेट के कितने % किसानों ने इसको पारदर्शी पाया या फिर सबसे ज़्यादा किसने पाया। और इस पॉइंट में बस ओवरऑल यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। अगला पॉइंट, भारत में कृषि जिन्सों के लिए भावी बाजार। इसमें भी आपको इम्पोर्टेंट बातें मैं बोल देता हूँ। एक यहाँ पर इसके विकास की बात की गई है। भारतीय कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार का एक लंबा इतिहास रहा
1940 के दशक के दौरान भारत में लगभग 300 कमोडिटीज़ एक्सचेंज थे। 300। 1952 तक इन एक्सचेंज में व्यापार किसी मानक नीति या बाजार नियामक द्वारा विनियमित नहीं था, कोई कानून वगैरह इस पर नहीं था 1952 के अंदर। इसके बाद में क्या हुआ, 1952 के अंदर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स विनियम अधिनियम बनाया गया। कब बनाया गया, 1952 के अंदर। और 1953 में न्यायिक के रूप में कार्य करने के लिए फॉरवर्ड मार्केट कमीशन की स्थापना की गई। एक्ट कब लेके आए, 1952 के अंदर, 1952 के अंदर। और कमीशन कब बना, 1953 के अंदर। 1966 में मूल्य अस्थिरता और नियंत्रण करने के लिए वायदा कारोबार का व्यापार प्रतिबंध लगाया गया था। अलग अलग समय पर भारत सरकार ने कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग को फिर से शुरू करने की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए अलग अलग समितियों की नियुक्ति की गई, इसको दोबारा शुरू किया जाए। भारत में कृषि वायदा कारोबार को 2003 में राष्ट्रीय कमोडिटी और डेरिवेटिव एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जैसे राष्ट्रीय एक्सचेंजों की स्थापना के साथ एक बड़ा पुनरुद्धार मिला। 2015 के अंदर भारत सरकार ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट, जो कि 1952 था, उसको ख़त्म कर दिया गया। 1952 के अंदर एक्ट लेके आए थे, 2015 के अंदर उसको ख़त्म कर दिया। इसके बाद में भारत सरकार ने 1 मार्च 2024 को डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए पात्र कमोडिटीज़ की सूची को 91 से बढ़ाकर 104 कर दिया। इस सूची में शामिल की गई कमोडिटीज़ में सेब, काजू, लहसुन, स्किम्ड मिल्क पाउडर, सफ़ेद मक्खन, मौसम, प्रसंस्कृत लकड़ी उत्पाद, प्रसंस्कृत बांस उत्पाद आदि शामिल हैं। आपको ये रखना है कि सूची में कितने उत्पाद बढ़ गए, 91 से वो बढ़ा के कितने कर दिए, 104। इसके बाद में 9.20 नंबर जो पॉइंट है, इसमें सिर्फ इतनी बात की गई कि 2018-19 के अंदर केंद्रीय बजट में घोषणा की गई कि किसानों की आय को 1.5 गुना करने के लिए MSP दिया जाएगा। तभी तो वो किसान आंदोलन हुआ था भी, आपने MSP की बात की थी। इन्होंने MSP दिया, बट वो कितनी फसलों पर दिया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो MSP सभी 22 खरीफ और रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए MSP बढ़ा रही है 50% की दर से MSP। तो भाई यहाँ पर मैंने ये आपको दिखा रखा है प्रमुख फसलों का MSP, किसमें कितना MSP दिया जाता है। कॉटन में देख लो कितना दिया जा रहा है, सबसे ज़्यादा कॉटन के अंदर ही है। तो मैंने यहाँ तक आते आते लगभग अपने 309 पेज कर लिए, मतलब वैसे ओवरऑल 10 पेज कर लिए, 22 पेज हैं, तो आधे पेज रह गए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूँगा। वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है और काफ़ी बोरिंग भी है, मेरे को खुद को समझ के बातें करनी पड़ रही है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का मैं स्टूडेंट तो नहीं हूँ, ये पार्ट है ही इतना कॉम्प्लिकेटेड। मैंने बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की, वो आपको बता दी कि आपको इस पॉइंट में से ये पॉइंट याद रखना है। आपने इस वीडियो को देखा, आपका जो भी कमेंट है, कोई रिव्यू है, कोई फीडबैक है, कोई सुझाव है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर लिखें। बाकी साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें, ताकि अगर किसी वीडियो पर व्यूज़ आते हैं, लाइक आते हैं, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।